आज टेक्नोलॉजी का जो दखल है वो हमारे खेलों में बढ़ता ही जा रहा है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिमरन। टेक्नोलॉजी ने हमारे खेलों को बहुत ही आसान बना दिया है और दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल रतिका, और शारीरिक क्षमताओं के साथ जब विज्ञान मिल जाता है तो खेल के मैदान में नए नए कीर्तिमान हर रोज गढ़ता है। ऐसे में हमारे खेलों पर और आधुनिक खिलाड़ियों पर बातचीत होनी तो बनती है। बिल्कुल बनती है और इसीलिए आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं 1992 एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा। मैम, आपका हमारे डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और यहीं ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी, भारतीय पैरालंपिक बैडमिंटन टीम के हेड कोच गौरव खन्ना। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर सुनीता, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स और फिटनेस जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से जो आज की टेक्नोलॉजी है वो स्पोर्ट्स पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है? देखो, स्पोर्ट्स के साथ जब साइंस जुड़ता है तो फ्यूचर बनता है। बिल्कुल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया फ्यूचर है कि आज मैं जो आपके साथ बैठी हुई हूँ ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही साइंटिफिक अप्रोच टू मैराथन ट्रेनिंग। मैं तो 80 से रन कर रही थी मैराथन, मैंने 84 में विन की और 87 में विन की, इंटरनेशनल भी विन की। लेकिन जब 87 में शादी के बाद मेरे ऊपर साइंस लगी तो जो कहते हैं ना, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, मेरा बॉडी फ्रेम क्या होना चाहिए, मेरी एरोबिक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैराथन 42 किलोमीटर होती है। उसके बाद मेरा अनएरोबिक थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, मेरे ऊपर साइकोलॉजी, मेरे ऊपर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट लगे। और सब जब उसका जो निचोड़ निकला वो निकला कि 1984 की नेशनल चैंपियन सुनीता गोदारा ने 45 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट किया और मोस्ट इम्प्रूव्ड मैराथन रनर बनी इंडिया की 1988 में पुणे इंटरनेशनल मैराथन जीत के 45 मिनट्स। तो ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। 52 केजी की सुनीता 45 केजी की हो गई। 92 में फिर एशियन गोल्ड के टाइम में और साइंस लगी। फिर हमारे जो उस जमाने में बहुत कम था, लेकिन मैं आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ तो मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज लैब का फ़ायदा मिला। मैंने हमारी बॉडी का पूरा टेस्टिंग हुई ह्यूमन रिसोर्स लैब में, और उसमें सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है। रनिंग के टाइम में कितनी फास्ट रनिंग, कितनी स्लो रनिंग, कितनी आपकी ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी है। तब पता चला कि मैं 235 का मेरा पोटेंशियल है। और जैसे ही माइंड सेट हो जाता है, जो भी साइंस है, योगा ये भी साइंस है, तो जब आपका माइंड सेट हो जाता है कि आप तो 235 की पोटेंशियल रखते हैं, तो आप फिर उसी तरह से मेहनत करते हैं। और जब आप उस तरह से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आता ही आता है। बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपने हमारा बतौर एथलीट आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया। हमारे साथ हमारे कोच जी भी उपलब्ध हैं। और गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक कोच हैं और जब भी किसी टूर्नामेंट से पहले किसी खिलाड़ी की तैयारी करवानी होती है तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी उसमें कितनी मददगार सिद्ध होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको आज का शुभ दिन की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में जो अभी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया आपको कि बायोमैकेनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस का जो महत्व है, ये तो इम्पोर्टेंस इन्होंने बता दी कि आपकी बॉडी के जो पैरामीटर्स को नापने के लिए और उनका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बट वो टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज की बजाय आई वुड लाइक टू कम ऑन जस्ट एक प्रैक्टिकली हमको कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये तो हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि अभी परफॉर्मेंस का जो कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, उसमें परफॉर्मेंस थोड़े थोड़े मार्जिन पे भी मैटर करने लगी है। तो उसके लिए हमको स्पोर्ट्स साइंस तो चाहिए ही चाहिए। बट बिसाइड्स दैट, बेसिकली आई एम अ पैरा बैडमिंटन कोच। तो हमारे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कि अगर हम रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो वो ग्रेफाइट का है, कितना हल्का है, उसका स्ट्रिंग कितना स्ट्रांग है, और उसका जो फील है और उसका जो टच है उसमें कितनी पावर है। इसके अलावा हम अगर बात करें, क्योंकि पैरा बैडमिंटन कोच होने के नाते वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट एबल एथलीट्स, तो हमारे पास व्हीलचेयर्स भी हैं। तो व्हीलचेयर्स मींस मैन मशीन कोऑर्डिनेशन। खिलाड़ी को खेलना भी है, शटलकॉक तक जाना है, स्ट्रोक के नीचे, शटलकॉक के नीचे आके बॉडी पोजीशन लेनी है, स्टांस पोजीशन लेनी है,
स्ट्रोक एग्जीक्यूट करना है और व्हीलचेयर को पकड़ के फिर से सेंटर पे पोजीशन लेनी है नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए। जी। तो व्हीलचेयर कितना फास्ट मूवमेंट करती है, उसका वेट क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना है। इसके अलावा अगर हमारा कोई एम्प्यूटी है एथलीट, तो वो प्रोस्थेटिक यूजर है, तो वो प्रोस्थेटिक कितना जंप ले रहा है, उसके साथ बॉडी के साथ कितना कितना एक्लेमेटाइज हो पा रहा है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी अभी कवर कर रही है। तो इन एनी केस टेक्नोलॉजी समय, देखिए बदलाव को स्वीकार करना तो हर इंसान को आज की डेट में कहते हैं, और हम कहते हैं हमें अपडेट रहना है, जनरल नॉलेज से भी रहना है और टेक्नोलॉजी से भी रहना है, चाहे वो जनरल लाइफ हो, चाहे वो एजुकेशनल आपका करियर हो या कोई भी फील्ड हो। तो स्पोर्ट्स भी समथिंग लाइक दैट, और हमको हर हालत में प्रैक्टिकल अवेयर और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना है, तभी हम अपना परफॉर्मेंस एनहेंस कर पाएंगे। और आपने जैसे कहा कि हम बाहर जाने के लिए, एथलीट के लिए, यस, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिजियो हमारे साथ, मैक्स्योर हमारे साथ, हमारा डाइट कितना कितना कब से हमारा प्रोटीन का डाइट ज्यादा स्टार्ट हो जाना चाहिए और कब हमको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट पे चला आना है, और हम ड्यूरिंग द ट्रेवल हम कौन सा डाइट लेंगे, और फिर बिफोर द मैच कौन से मील प्रेफर करेंगे। तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू परफॉर्म ऑन कोर्ट। सो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोच की साइंस जो है वो हर जगह है, कल भी थी और हमेशा ही रहेगी। तो डॉक्टर सुनीता, आपसे जानना चाहेंगे, आप 1992 की एशियन मैराथन विनर रह चुकी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस वक्त भी थी लेकिन इतनी प्रभावशाली नहीं थी, तो आपने उस वक्त किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया, खिताब जीता, और साथ ही आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का अंतर देखती हैं आप, खेल में भी और खिलाड़ियों में भी? देखिए, हमारे ज़माने में, मैं 80s की बात कर रही हूँ, उस समय स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को कुछ कोचेस भी और एथलीट सोचते थे कि हमारा जब दिमाग ही नहीं खराब है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, ये सोच थी। लेकिन क्योंकि जब आप पढ़ लिखते हैं, मैंने तो NIS डिप्लोमा किया हुआ है, तो सारी स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ी हुई हैं, तो साइकोलॉजी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस, आपका माइंडसेट कैसा है, वो जो विनर का माइंडसेट होता है ना, you know, do or die, you have to win and winner takes it all, ये सब आता है जब आपका माइंड सेट होता है। Right. और साइंस परफॉर्मेंस एक खिलाड़ी के लिए क्या है, सबसे पहले माइंड, उसके बाद न्यूट्रिशन, मूवमेंट, वो क्या स्किल है उसके पास में, और रिकवरी। तो रिकवरी का भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंस था कि अगर मैं आपको अपने टाइम का बताऊं कि उस जमाने में फ़ोन हुआ करते थे ट्रिंग ट्रिंग वाले, मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो मेरे हस्बैंड फ़ोन का रिसीवर रख देते थे बाहर, तो मतलब एंगेज हो गया, अब कोई फ़ोन नहीं कर सकता है। मैं बेडरूम में बंद, 1.5 घंटे की स्लीप लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब खिलाड़ी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस करता है, हार्ड ट्रेनिंग आप करते हैं, उसके बाद अगर आपने 1.5 घंटे की विदाउट एनी डिस्टर्बेंस साउंड स्लीप ले ली, तो बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। ओके। तो जब बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करेगी, ये कौन बताया हमको, ये साइंस ने बताया। साइंस ने बताया। और ऐसा हमने जिंदगी प्रैक्टिस की, और हम रिकवर जल्दी हो जाते थे। जी। क्योंकि जब आपके कहते हैं ना, जब दौड़ते हैं तो पाउंडिंग बहुत होती है, हमें रोज 20 to 25 किलोमीटर्स का ऑन एन एवरेज ट्रेनिंग करना होता है अगर हम इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो उसमें RBCs डेड होते हैं। अब उनको फिर से रिकूप करना है, तो उसके लिए आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, तो उसके लिए रिकवरी बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कोविड के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो अब बहुत हाई फाई है, हर इंसान, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, स्पोर्ट्समैन क्या, सब ने योगा करना शुरू किया। और मैं सच बताऊं, योगा तो अपने आप में एक संपूर्ण साइंस है, और जिसने वो कर लिया उसका माइंड तो एकदम से स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही छोटी छोटी बातों का आपको बतौर एथलीट ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जब आप प्रैक्टिस में हो। तो ऐसे में हम अपने कोच सर से भी पूछना चाहते हैं, गौरव जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आज आधुनिक दौर है, बदलाव हो रहे हैं, तो स्पोर्टिंग के साथ जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी बहुत से परिवर्तन हुए होंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा, और हमारे इक्विपमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम जमीन पे क्या पड़ रहा है, हमारे शूज, तो वेदर हमारे शूज का एरोडायनामिक स्ट्रक्चर और उसका वेट और उसका कंफर्ट जोन और उसकी कुशन लेवल स्ट्रांग है कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम और बॉडी के ऊपर आए तो हमको जंप लेने के लिए कुछ प्रकार के बायोमैकेनिक्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैडम ने कहा अभी कि बैक जंप ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक्सपेरिमेंट्स, R&D बहुत हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इसके लिए हुए, और अल्टीमेटली जैसा कि बताया कि रैकेट्स हमारा इक्विपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल
अदा करता है इस कंसर्न में कि हमारे स्ट्रोक्स की पावर कैसे होगी। अगर हम क्रिकेट बैट यूज कर रहे हैं तो वो कितना लाइट है और उसका स्ट्रोक कितना है, उसका जो रिएक्शन है और पुल है वो कितना बढ़िया स्ट्रांग है। फुटबॉल की बात करते हैं, वी इफ यू टॉक ऑन एनी एस्पेक्ट, इक्विपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो शटल कॉक्स है, चाहे वो रैकेट्स है, चाहे वो टेबल टेनिस का बैट है, चाहे वो उसके ऊपर लगने वाला कुशन है, वेदर टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, यस इक्विपमेंट्स की एडवांसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे हथियार हैं, दे आर द वेपन्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। अब मशीन गन यूज करनी है तो रिवॉल्वर से कैसे काम चलेगा, तो मशीन गन हमको चाहिए। सो इन एनी केस इक्विपमेंट्स आर आर वेपन्स और हमारे वेपन्स बहुत ही धारदार और स्ट्रांग होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है और हम लगातार एडवांस होते ही जा रहे हैं। तो डॉक्टर सुनीता आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये समझते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से खेल तो बेहतर हुआ है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज अगर पीक बहुत जल्दी आता है तो डाउनफॉल भी उतनी ही जल्दी आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एक जैसे कहते हैं ना एक टेन्योर होता है हर चीज़ का, एक टेन्योर होता है, ऐसे एक खिलाड़ी का भी टेन्योर होता है। अब अगर उसमें उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा के पूरा न्यूट्रिशन, उसका माइंड पावर, उसके मूवमेंट, उस इंजरी को से रिकवर होने का रिहैब, ये भी साइंस है, और इंजरी ना हो ये भी साइंस है, जिसमें ये शूज़, इक्विपमेंट्स, मूवमेंट, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रनिंग, मैं रनर हूँ तो मैं रनिंग की बात करूँगी, वो सब कैसे लगता है, उसको आप रिकवर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर आप डोपिंग नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एनहांसमेंट है, उससे शरीर को नुकसान होता ही होता है, तब लॉन्गिविटी बढ़ती है और साइंस इसमें हेल्प करती है। लेकिन होता क्या है कि जब जो एक टेन्योर होता है एक खिलाड़ी का 10 साल का, 15 साल का, उसके बाद ऑब्वियसली फेजिंग आउट होती है। लेकिन जो साइंस के साथ साथ, प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ, प्रॉपर माइंड सेट के साथ साथ आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डोपिंग, आर्टिफिशियल एनहांसमेंट, वो लंबा चल पाते हैं। बिल्कुल, मतलब नेचुरल जितना हम रहेंगे उतना हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस, बिकॉज नॉलेज तो होनी चाहिए ना, साइंस तो फ्यूचर है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो हर चीज़ में। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। 1985 में हमारे हिंदुस्तान में, 1985 की बात बता रही हूँ, जब मैं पहली बार मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल अपनी बॉस्टन मैराथन की थी, तो मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ मैराथन के एंड में, और मुझे वहाँ से जब मैं आई तो मेरा फाइबर ग्लास प्लास्टर था जो इतना लाइट था कि मैं आराम से स्ट्रेचेस के साथ मैं वॉक कर पा रही थी। यहाँ के डॉक्टर्स के लिए वो एक अजूबा था, टच कर करके देख रहे थे, इतना लाइट कि मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी कर पा रही थी। तो ये फाइबर ग्लास भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी जो अब हमसे 20 साल आगे था उस समय। अब तो हम भी चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, अमेरिका 85 में हमसे 20 साल आगे था, तो उसके पास फाइबर ग्लास था। अब हमारे पास भी फाइबर ग्लास काफी साल पहले शुरू हो गया, तो उससे खिलाड़ी को एक सुविधा मिल जाती है। अगर उसके हाथ में है फ्रैक्चर तो फाइबर ग्लास का प्लास्टर लगाया तो वो फिर भी एक्सरसाइज कर पाता है। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो साइंस हेल्प करती है। तो जैसे अभी आपने बताया हमें कि इंजरी से रिकवरी करने में साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी मदद करती है, हम अपने कोच साहब से भी जानना चाहते हैं कि सर आजकल हम देखते हैं कि अगर खिलाड़ियों को चोट लग जाए या किसी भी खेलते वक्त किसी भी कारणवश अगर वो ज़ख्मी हो जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत जल्दी रिकवर किया जा सकता है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और जानकारी प्रदान करें। देखिए, बिल्कुल सही बात कहा है, स्पोर्ट्स इंजरी और एक डायरेक्ट लिंक है, और इन एनी केस अगर आप ओवर एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को या फिर लॉन्ग लैंडिंग कर लेते हैं या कुछ और मिस्टेक हो जाती है तो इंजरी एथलीट को बहुत ही नॉर्मल सब चीज है होती है। बट आप उस इंजरी को से रिकवर कैसे करें, आज की डेट में नी की इंजरीज और शोल्डर की इंजरीज और उसमें आर्थ्रोस्कोपीज और ये सब वेरी वेरी कॉमन स्ट्रक्चर हो गया है। बट उस आर्थ्रोस्कोपी में पहले रिकवर होने के लिए 2-2 साल लग जाते थे, बट आज की डेट में 6 महीने के अंदर आप एथलीट को आप हाइपर फिजियोथेरेपी से और डेडिकेटेड रिहेबिलिटेशन से आप उसको कंसर्न करके क्या वापस स्पोर्ट में खड़ा कर देते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग जो एसएनसीज भी आ गए हैं आज डेडिकेटेड, पहले के जमाने में डेडिकेटेड एसएनसीज नहीं थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत स्मॉल थे, एक डॉक्टर का रोल रहा करता था। बट आज क्या हो गया, स्पोर्ट्स साइंस के कारण हर स्पेशलाइज्ड फील्ड का हर एक बंदा आ गया है और जो कि अपना अपना एरिया को मॉनिटर कर रहा है। तो इन एनी केस एक ये बेनिफिट हुआ है इंजरीज के केस में, बिकॉज आई एम कोच फॉर पैरा स्पोर्ट्स, तो आई वुड डेफिनेटली से कि हमारे यहाँ तो ऐसे भी एथलीट्स हैं जो कि आज ओलंपिक मेडल है, पद्मश्री है, खेल रत्न है, एंड कईयों के साथ एक्सीडेंटल इंजरीज है, कईयों को पोलियो है, कईयों को
कुछ और डिफॉर्मिटीज हैं, सो इन एनी केस उनका जो बॉडी का वो जो पार्ट होता है वो ऑलरेडी थोड़ा वीक होता है, तो इंजरी प्रोन ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू एबल बॉडी एथलीट्स जब वो जंप करके लैंड करते हैं, क्योंकि एक ही पैर पे करना होगा। अगर वो स्टैंडिंग एथलीट है, उसके पैर में इश्यूज है, अर्थी हाथ का इश्यूज है, तो उसके हैंड में प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। सो इन दैट केस रिकवरी का जो पैनल है उसमें साइंस का बहुत ही बड़ा रोल पड़ जाता है। नंबर 1 कि कैसे वो उस वीक पार्ट को स्ट्रेंथन करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोड लेने की कैपेसिटी में आए। दूसरा, अगर वो इंजरी हो जाती है उसको, तो आप उसको अर्ली रिकवरी के लिए कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन तो सबसे पहले स्ट्रेंथ एनहांसमेंट, प्रोटेक्शन, एंड उसके बाद उसका रिकवरी कैसे करेंगे। तीनों चीजों में ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एंड साइंस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, और हमको डेडिकेटेड जो हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, so they are very much helpful in getting that athlete recover and to make them come back on the ground, on the court, whatever the condition. जी बिल्कुल। तो 1992 एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ स्पोर्ट्स पर शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और साथ ही हमारे साथ हमारे जो कोच साहब हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी गौरव खन्ना जी, वो भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much.